अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुंबई में विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक प्रारंभ हो चुकी है। 28 पार्टियों के 62 बड़े दिग्गज नेता मुंबई में एक होटल के बैंक्वेट के छत में के नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ डिसाइड हो रही है एनडीए से कैसे लड़ा जाए, इसकी स्ट्रेटजी। लेकिन इस बीच एनडीए भी कहाँ चुप बैठने वाला है। आज सरकार ने अनाउंस कर दिया कि संसद का स्पेशल सेशन 18 सितंबर से। क्या होगा इस सत्र में? चर्चा तरह तरह की है। तो ये क्या चल रहा है? आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही दो मुद्दे हैं। बहनों भाइयों, मुंबई में तीसरी बड़ी बैठक विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया अलायंस की शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर क्षेत्रीय दलों के नेता तक सम्मिलित हैं और उत्तर प्रदेश की से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। क्या होगा इस इंडिया अलायंस की बैठक में और क्या डिसाइड होने वाला है? दरअसल दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई थी उसके बाद यह डिसाइड हुआ था कि 4-5 अहम बिंदुओं पर इस अलायंस में डिस्कशन होगा और रणनीति तय की जाएगी। पहला, इसका संयोजक कौन होगा। दूसरा, इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। तीसरा, इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे डिसाइड किए जाएंगे। चौथा, कम्युनिकेशन चैनल्स सभी 28 दलों के लिए ओपन किए जाएंगे। इसके लिए प्रभारी भी नियुक्त होंगे और सीटों के तालमेल पर भी बात प्रारंभ होगी। क्या इन सब मुद्दों का समाधान मुंबई में खोज लिया जाएगा? खोजा भी जा सकता है, क्योंकि जो कमिटमेंट पहली बैठक में था उससे ज़्यादा कमिटमेंट दूसरी बैठक में दिखा और तीसरी बैठक आते आते मुंबई में ये कमिटमेंट इन विपक्षी दलों का और स्ट्रांग होता जा रहा है। इनकी एकता टूटी नहीं है बल्कि इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। क्या ये इंडिया अलायंस एनडीए को दिल्ली में मुकाबला दे पाएगा? सवाल इस बात का है कि एनडीए की भी पेशानी पर बल है और उनको भी लग रहा है कि एक बड़ा अलायंस उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता था लेकिन अब ये मूर्त रूप ले चुका है। क्या ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर को मुकाबला दे पाएगा? यही प्रश्न का जवाब विपक्ष भी खोज रहा है, मीडिया भी खोज रही है। क्या ऐसा संभव है कि देश भर में पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसा अलायंस तैयार हो जो बीजेपी से लड़ पाए? लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कुछ एक रीजनल ताकतवर पार्टियां हैं, उनके नेता हैं जो न एनडीए के साथ हैं न इंडिया के साथ हैं। वो दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वालों के साथ हैं। वो कौन है? वो आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी हैं। वो बीआरएस पार्टी के केसी रामाराव भी केसीआर हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। तो क्या के चंद्रशेखर राव, पटनायक और रेड्डी ये लोग कोई नई स्टोरी लिख रहे हैं? लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सब अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और इनको हराना बड़ा मुश्किल है। ये अपने राज्य में बेहद ताकतवर हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। लेकिन ये ना एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं। ये किसके साथ हैं? ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान के साथ हैं, जो भी बैठेगा। तो क्या डिसाइड होने जा रहा है इसमें? बहन भाइयों, आज जो डिसाइड होगा या कल तक जो डिसाइड होगा, कुछ बड़े ठोस निर्णय होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बैठक में इस गठबंधन का प्रारूप दिया गया था, इंडिया अलायंस। इस बार उसके आगे की बात होने जा रही है। क्या ये बीजेपी को परेशान कर रहा है? कर भी सकता है। कैसे? आज इंडिया अलायंस की बैठक के बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक सूत्रों के हवाले से, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोक सदन में लाया जा सकता है। कब? जब स्पेशल सेशन चलेगा। कितने दिन? 5 दिन के लिए। कब से? 18 सितंबर से। तो अचानक से स्पेशल सेशन पहली बार क्यों बुलाया जा रहा है? मोदी सरकार का ये पहला स्पेशल सेशन होगा। क्या ये आखिरी सेशन है इस बार का? संभव है, हो भी सकता है। तो ऐसी क्या हड़बड़ी है? क्या वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन है? और अगर है तो क्या दिसंबर तक लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे? एनीथिंग पॉसिबल। सरकार से इन्फॉर्मेशन फिलहाल ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन चर्चा दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में अचानक देर शाम से फैल चुकी है कि स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जा सकता है। लेकिन क्या बिना पॉलिटिकल पार्टियों को कंसल्ट किए ये बिल लाया जा सकता है? एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो आज की हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। इंडिया का भी विस्तार होगा
और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में हम विजयी होंगे। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने घरों की राजनीतिक सुरक्षित रहे, देश इनकी प्राथमिकता में नहीं है, समाज इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं और ये परिवारवादी लोग लंबे कालखंड तक देश को गुमराह करते रहे और अपने परिवारवादी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन देश की जनता सब जानती है जिस तरीके से कुमारी बहन मायावती जी तैयारियां कर रही हैं और ये सारे दूसरे लोग सब अपने समझौता करने में रोज इनकी जो अलग अलग शहरों में मीटिंगें चल रही हैं और उसमें बिजी रह रहे हैं, तो रिजल्ट जो हैं अच्छे आएंगे और हमारा बढ़िया एक निकल करके 2007 की तरह देश में एक निकल करके तस्वीर आएगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं, सुभाष चंद्र यादव एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हैं। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे है। आपकी पार्टी इंडिया अलायंस को लीड कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तय हुआ अब तक? जो तय होगा वो कल 3:30 बजे ब्रजेश भाई आपके सामने आ जाएगा। निश्चित तौर पर हमारा बड़ा स्पष्ट एजेंडा है, स्पष्ट नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। और सामूहिक नेतृत्व का प्रतिफल ये है कि कहाँ तो अब से पहले जब भी हमारी जो चाहे पटना में बैठक हुई हो, चाहे बेंगलोर में बैठक हुई हो, तो हमारे लिए जो सत्ता समर्थक मित्र मीडिया है वो ये कहने से नहीं चूकता था कि अगली बार कौन आएगा, कौन भाग जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन ये करेगा। लेकिन हमारे दल पहली बार में 15 थे, फिर दूसरी बार में 26 हुए, आज 28 हैं हमारे पास। वहाँ पर आने वाले समय में चट्टान की एकता की तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक जरूर चीज़ आ रही है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से। आप देखिए ना कि अचानक से आज ही के दिन आपने स्पेशल सेशन की बात कर दी। तो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। और इसकी एक आखिरी लाइन थी कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। आज की डेट में इंडिया गठबंधन की तपन, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। तो आज की डेट में मोम के पुतले वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें कुछ भी कहते रहें, कुछ भी गाली देते रहें, लेकिन अहंकार के खिलाफ हम लोग अहंकार रहित तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अलायंस यानी इंडिया अलायंस को लीड कौन करेगा? ये $1 मिलियन सवाल है। सर, सामूहिक नेतृत्व है, देश में संसदीय प्रणाली है। हम आपको बहुत स्पष्ट बताएं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेके अगरतला तक कांग्रेस पार्टी सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन जिन जिन जगहों पर हमारे मजबूत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, उन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का पूरा सम्मान करते हुए, पूरे सम्मान के साथ विशेष लीड नहीं करेगा अलायंस को। हमारी तो सामूहिक नेतृत्व की परिकल्पना है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है देश में अमेरिका की प्रणाली नहीं है। यहां पर हम सांसद चुनते हैं। आज की डेट में हम किसी के भी कहने से विचलित नहीं होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका संयोजक अब तक क्यों नहीं तैयार हो पा रहा और सब कोई किनारा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको संयोजक हो या कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या अध्यक्ष हो, इसका आपको कल शाम 3:30 बजे तक सारी चीजों का जवाब भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेक्रेटरीट नहीं हुआ, उसका भी आपको नहीं करूंगा। मुझे पता है मुझे क्या पूछना है, आप बात खत्म करिए। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ना सर, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? मेरा डायलॉग मुझ पर नहीं सर, जवाब अचानक से आप गुस्सा हो गए। आप जवाब पर अरे ये उचित नहीं है सर। आपको पता है कि अगला बाउंसर आपके ऊपर क्या होगा। जी। तो हम बताएं जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर जी जो आपका अलायंस है, उसमें कई ऐसे दल हैं जिनके नेताओं ने या जिनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री पद पर की रेस में खुद को सम्मिलित होने की इच्छा जताई है। कोई ज्यादा कैंडिडेट नहीं हो रहा है आपके यहाँ पीएम के? नहीं, सबका स्वागत है। और मैं आपको फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं कि
जो हमारा अलायंस है, हमारे अलायंस में जितने दल हैं सब में योग्यतम उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के। कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव साहब हैं, जेडीयू में नीतीश कुमार साहब हैं, तेजस्वी जी हैं, एमके स्टालिन हैं, सभी लोग योग्य उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी साहिबा हैं, सभी लोग योग्य उम्मीदवार हैं। और लेकिन हमारा कांग्रेस की तरफ से कोई कंपल्सन है कि राहुल ही पीएम के कैंडिडेट होंगे? बिल्कुल कोई कंपल्सन नहीं है। कांग्रेस एक कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी हों, ये सभी की डिमांड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि सारे विपक्षी दलों में योग्यतम उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। फिर हर दल में योग्य उम्मीदवार हैं और उन योग्य उम्मीदवारों का सम्मान है, कोई भी लीड करे। धन्यवाद सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जेपी सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुंबई से, देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के प्रतिष्ठित टीवी पत्रकार हैं। जेपी सिंह जी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अनिला सिंह का रुख करता हूं, यूपी में बीजेपी की प्रवक्ता है। अनिला जी, आपकी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ताकतवर गठबंधन तैयार हो गया है, क्या ये बात बीजेपी और एनडीए को चिंता में डालती है? मेरी सबको राम राम। और जिस गठबंधन या घमंडिया गठबंधन के विषय में आप आज चर्चा कर रहे हैं अपनी डिबेट में, उनके लिए तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि असत्य को पता नहीं कि जीत का क्या होता है मंत्र, इसलिए वह पूरा दिन करता रहता है षड्यंत्र। इन लोगों ने मिलकर एक बैठक करी पटना में, ठीक है, टेबल लगी, कुर्सी सजी, नाश्ता लगा, खाना लगा, गप्पें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भाई चलो ठीक है, अब हम बंगलुरु में मिलेंगे। ठीक है, बंगलुरु पहुंच गए। बंगलुरु, वहां पे टेबल सजी, नाश्ता लगा, इडली बनी, डोसा बना, उत्पम खाया, कुछ बातें हुई। अब ठीक है, अब हम जो है पूर्वोत्तर राज्य में हुए, दक्षिण में हुआ है, अब हम कोई राज्य जो पश्चिम में है वहां का भी तो कुछ जायका, उसका मजा ले लें। तो अब हम बाकी बातें जो है मुंबई में करेंगे। अब मुंबई में इनकी टेबल सजी है, ठीक है, नाश्ता लगा है, खाना लगा है, मेजबानी हो रही है। ये तमाशा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। वैसे बधाई दीजिए सुरेंद्र जी को भी और सर्वेश जी को भी, इनके यहाँ पर खुशखबरी आई है। सुना है 5-5 प्रधानमंत्री पैदा हो गए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। जैसे होता है ना कि जैसे जब कोई पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बनकर पूरे गांव में बताया जाता है, थाली बजा के बताया जाता है कि यहाँ खुशी हुई है, तो वही हो रहा है इनका हाल। तो इंडिया अलायंस के इश्यूज पर फोकस करने के बजाय आप मेन्यू पर चर्चा कर रही हैं कि खाने पे क्या मिल रहा है या किसके घर क्या पैदा हुआ। इनकी नीतियों की आलोचना पे आप कहाँ इनको पाती हैं? मतलब नीतियों पर पकड़िए, किस की करें, किस की करें, तो आप पकड़िए, बताइए कि कौन गलत कर रहा है। नहीं, कांग्रेस से शुरू हो जाए। हाँ, वही कांग्रेस पार्टी है ना, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना। आज ये सबसे बड़ा चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं INDIA का, पर दुर्भाग्यपूर्ण अखिलेश बाबू हैं तो वो होने नहीं दे रहे हैं, ममता दीदी हैं वो नहीं होने दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी वो नहीं होने दे रहे हैं, नीतीश बाबू वो नहीं होने दे रहे हैं। सारे के सारे तो मील का पत्थर बनकर इनके पैर में पड़ गए हैं राहुल बाबा के। तो दिक्कत तो इनको हो रही है। और भूलना नहीं चाहिए सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं ना, इस राष्ट्र में लोकतंत्र खत्म हो गया है और ऐसा सब हर जगह ताले लग गए हैं। इंदिरा जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट याद है, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, खुलकर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, आप लोग मेरे को कहते थे कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं बहुत हार्श डिसीजंस लेती हूं, मैं पहले नहीं लेती थी और अब मैं कहती हूं कि हाँ मैं डिक्टेटर हूं। तो ये इनके नेता के ये वाला बयान आज क्यों दे रही हैं आप? अभी सेशन होने वाला है, सब ठीक तो है? नहीं, सेशन होगा तो उसमें भी देख लीजिएगा ना क्या होगा। मैं तो INDIA की सच्चाई बताऊंगी। ये मैं आज बड़ी चर्चा है दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में, और स्पेशली इवनिंग के बाद ये चर्चा बहुत तेजी से शुरू हुई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई बिल आने वाला है। देखिए, कोई बिल आएगा तो आपके सामने होगा, परंतु राष्ट्र हित के लिए जो हर साल चुनाव होते रहते हैं उसमें जो इतना पैसा जायज होता है वो ठीक नहीं है। कायदे से 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। जब सब कुछ एक है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, 1 फ्लैग है, 1 पार्लियामेंट है, तो 1 इलेक्शन भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा अनिला सिंह जी। जूही सिंह हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। पहले तो आपसे शिकायत ये है कि आप डिबेट में आना क्यों कम कर दिए या बंद कर दिए। आ जाई हैं तो स्वागत है, लेकिन आया करिए डिबेट में। दूसरा, ये इंडिया अलायंस बन रहा है और आपने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार हैं।
ब्रिजेश जी, मैंने ये कहा था कि जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे। अनिला जी ने वैसे हमारा प्रधानमंत्री बना दिया है ऑलरेडी, तो इनको धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री है। दूसरी बात ये कि सब दल अपना नेतृत्व में पूरी निष्ठा रखते हैं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी ताकतों से लड़ना है जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी। अभी घोसी में उपचुनाव हो रहा है, जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया उसी को आपने टिकट दे दिया, क्योंकि आपके पास कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। उसी व्यक्ति को अभी आप नैतिकता की बात करेंगी, वही व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है वहां पर, जिसने आपके मुख्यमंत्री को इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द कहे कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका लेनी चाहिए। बहरहाल ये इनकी नैतिकता है। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, जनादेश का अपमान, जहां बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पार्टी में थे, कांग्रेस की बात ये कर रहे हैं ना। तो आज भाजपा है कहाँ? भाजपा तो अन्य पार्टियों से आयातित नेताओं का एक समूह है और आपके एक प्रधानमंत्री हैं। आप कहते हैं इस चेहरे पर चुनाव लड़ो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मैं ये करेक्ट करना चाहती हूँ, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर ये स्पष्ट करिए कि क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? ब्रिजेश जी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए गठबंधन और इंडिया के साथ तैयार हैं और इंडिया जीतेगा और इंडिया अपना प्रधानमंत्री चुनेगा, क्योंकि बड़ी चुनौती है और ऐसी ताकतों को हटाना है जो हमारा संविधान बदलना चाहते हैं। आज का जो डिक्लेरेशन है, जो संसद सत्र के बारे में अनिला जी कह रही हैं कि स्पष्ट हो जाएगा, ये इसी पूरी प्रक्रिया ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है? ये तो अनिला जी बताएंगी ना। अभी तो किसी को शायद कांग्रेस ने या किसी ने कहा कि हम लोग को कोई खबर भी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है कि सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशन आएगा वो है इंडिया अलायंस की यूपी में सीटों का बंटवारा। क्या कोई फार्मूला बनाया आपने? ब्रिजेश जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस के साथ हम अलायंस में पहले भी रह चुके थे। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को कोई भी व्यक्ति बोल दे कि सीट शेयरिंग में कोई शिकायत होगी। बसपा के साथ भी हमने चुनाव लड़ा, जिनके साथ अनिला जी पहले सरकार बना चुकी हैं, रक्षाबंधन भी बना चुकी हैं और आज मायावती जी ने शायद कहा भी है कि हम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ तो उनका गठबंधन। तो कांग्रेस के पास एक सांसद, 2 विधायक, आपने क्या दे सकती हैं? आपके पास है क्या? ये मिल बैठकर बात आपके पास ऑफर क्या है? कांग्रेस से बात हो जाएगी और सब कुछ समय पर स्पष्ट हो जाएगा। इनकी तरह ये नहीं कि संसद सेशन बुला लिया, मुद्दा क्या है ये पता नहीं, प्रवक्ता को भी नहीं पता, तो बड़ी शोचनीय स्थिति है। पर इनके पास है तो एक ही सांसद, 2 विधायक, ये तो है ना। 2% वोट बसपा के पास तो एक ही विधायक है। ब्रिजेश जी जी, लेकिन 2% वोट है। ये सब बातें दिमाग में रहेंगी जब सीटें बांटेंगे। सब बातें दिमाग में रहेंगी। और ये बात सुरेंद्र राजपूत को समझ में नहीं आ रही थी, यही मैं बार बार इनको समझाना चाह रहा था। जेपी सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुंबई से जाने माने पत्रकार हैं। जेपी सिंह जी, शुक्रिया। आज तो बड़ा मुंबई गुलजार है, क्या माहौल है और इंडिया अलायंस की बैठक में क्या तय होने जा रहा है? ब्रिजेश जी, सबसे बड़े धन्यवाद आपका। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुंबई में हयात होटल में एक डिनर पार्टी होस्ट की गई है और इस डिनर पार्टी को उद्धव ठाकरे ने होस्ट किया है और ये बहुत बड़ा एक, हम कह सकते हैं कि मुंबई के अंदर ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है या हो रहा है कि ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, लालू यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, यानी तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो मुंबई में जमा हो गई हैं, एकत्रित हो गई हैं। एक बहुत बड़ा बयान आज सुबह सुबह जो है संबित पात्रा जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, कि न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रही है और न नीति न नियम, नेताओं में लट्ठम लट्ठा हो रही है। लेकिन इसके जवाब में मैंने कुछ शिवसेना के नेताओं से बात की और यहाँ शिवसेना जब मैं कह रहा हूं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रहा हूं, जिनके पास कुछ सांसद जो बचे हैं वो 5 सांसद बचे हैं, 18 सांसद चुनकर आए थे 2019 में। महाराष्ट्र की स्थिति अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी वो 2 धड़े में है, शिवसेना की पार्टी उद्धव ठाकरे वो 2 धड़े में है, कांग्रेस वो एक साथ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि शरद पवार वो बीजेपी की तरफ है या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ है। जो सर ये पहेली क्या आप लोग बूझ पाए कि शरद पवार आखिर क्या हैं? देखिए, शरद पवार बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो एक खुद मिस्ट्री नहीं है, रहस्य हैं। बिल्कुल जी, बोलें गो अहेड। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मुंबई में तीसरी बैठक है इंडिया की। कल इंडिया का लोगो जारी होगा, इंडिया अलायंस का 10:30 बजे हयात होटल में। लोगो जारी होने के बाद देखना ये होगा कि जो चीफ कन्वीनर है, यानी प्रधानमंत्री पद का दावेदार या प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो कौन होगा। पूरे
देश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में और भी कुछ राज्यों में, तो वहां पर क्या आप मुंबई में है, कांग्रेस क्या पार्टी जो चर्चा है कि कौन हो सकता है, कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी? मुंबई में तो चर्चा अभी तक ये हो रही है कि ये जो अब तक जैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव सिद्धिविनायक भगवान का दर्शन करने गए, वहां पर दोनों ने चप्पल उतारी और भगवान सिद्धिविनायक गणेश जी का दर्शन किया, तो क्या लालू यादव अब उनकी प्रकृति, उनकी सेहत ऐसी है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे, या नीतीश कुमार बनेंगे, या अखिलेश यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ी पोजीशन पर है, भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन है, तो क्या उनको चेहरा बनाया जाएगा या राहुल गांधी को सब एक्सेप्ट करेंगे? ममता तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी कन्वीनर यानी संयोजक होगा वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब तक यही जो सुबह से अब तक जो चर्चाएं हुई हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों में यही निकल कर आया है कि जो कन्वीनर होगा, चीफ कन्वीनर होगा, वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। इसके बाद एक लोगो जारी किया जाएगा और इसी लोगो पर चुनाव पूरे देश में लड़ा जाएगा। लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 सीटों में लोकसभा में उस वक्त जो एनडीए है उसे 41 सीट मिली थी, लेकिन यहां यह देखना होगा कि एनडीए में उस वक्त उद्धव ठाकरे थे। अब उद्धव ठाकरे के भी 2 ग्रुप हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे के पास 4 या 5 एमपी हैं और जो दूसरे सर हैं, इस राउंड का एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे द्वारा इस मेगा अलायंस की जो बैठक है आयोजित करने का मंतव्य क्या है, और क्या इस मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को एक नई राजनीतिक ताकत मिलेगी महाराष्ट्र में? बिल्कुल ब्रजेश जी, और यही इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था कि उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, वो बाला साहेब ठाकरे जो महाराष्ट्र में मातोश्री के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते थे और उस वक्त अकेले कुर्सी पर वो बैठते थे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे कुर्सी पर उनके सामने नहीं बैठते थे, खड़े रहते थे, और वो उस समय कहते थे कि इतनी सीट आपको मिली, इतनी सीट शिवसेना लड़ेगी, और कोई बोलता नहीं था। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि उद्धव ठाकरे को यह तय करना मुश्किल हो रहा है आज महाराष्ट्र में कि उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। 48 सीटें हैं, 16 का फॉर्मूला बना हुआ है, यानी 16 एनसीपी में शरद पवार 16 इस मीटिंग के बाद इनका कद बढ़ेगा उद्धव ठाकरे का, या फिर जहां है उतने ही रहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे का कद बढ़ा है। पिछले कुछ चुनाव की अगर हम बात करें, नगर पालिका के चुनाव हुए या फिर नगर परिषद के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, उद्धव ठाकरे का कद निश्चित तौर पर भावनात्मक एक लहर है कि उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर शिवाजी महाराज की पीठ में भी छुरा घोंपा गया था, तो उसको एक पैमाना बनाकर उस चीज को। थैंक यू जेपी सिंह जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी हम सम्मिलित करेंगे। सुभाष चंद्र यादव एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। सुभाष जी, शुक्रिया आपका। क्या इंडिया अलायंस ने मऊ यानी घोसी में एनडीए के कैंडिडेट को घेर लिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता ब्रजेश सर कि इंडिया ने हमारे एनडीए कैंडिडेट को घेर लिया है। राजनीतिक समीकरण और वहाँ के समीकरण को भी अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है, दारा सिंह चौहान जी 2022 की अपेक्षा इस बार अत्यधिक मतों से जीत कर आने वाले। 2022 के परिणामों के बारे में मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तत्कालीन उस समय हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के अंदर भी थे और दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, और उस समय दारा सिंह चौहान जी को 1,07,000 के आसपास उनको वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 85,000 86,000 के आसपास वोट मिला था। और इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार के साथ शामिल हो चुकी है और दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहां पे हर कोई ये क्यों कह रहा है कि सुधाकर सिंह भारी पड़ रहे हैं? ये हर कोई कौन कह रहा है? ये कांग्रेस वाले लोग कहेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे ना। वास्तविकता ये कि जिन्होंने जो ठगों का गठबंधन बनाया है ना, ये INDIA, कौवे का नाम हंस रख लेने से वो मोती नहीं चुकेगा, वो दाना ही चुकेगा। ये घमंडिया गठबंधन सारे भ्रष्टाचारियों का दल एक मंच पर आ गया है। ये एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना चाहता है ताकि जेल जाने के डर से बच सके। इनको घोषी के अंदर इनको अपनी हार सता रही है। ये सिर्फ हवा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अरे सारे लोग जीत रहे हैं तो 40 लोगों ने स्टार कैरेक्टर बना दिया। पूरा क्यों डेरा डाल रहे हैं? मुखिया घोसी में बीजेपी के चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, हम एनडीए परिवार का हिस्सा हैं और एनडीए परिवार के अंदर सारे नेता वहां पे अपना नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो गए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश राजभर जी हो गए, आशीष पटेल जी हो गए, अनुप्रिया पटेल जी हो गए, संजय निषाद जी हो गए, जितने भी एनडीए घटक दल हैं वो सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे अंदर अपना ईगो नहीं है। मेरी काबिल बहन सर मेरी काबिल बहन अभी बोल रही थी कि नेता थे जो गरियाते थे, बाद में गोद में जाके बैठ गए। मेरी काबिल बहन को ये नहीं पता कि टीएमसी के खिलाफ जाके इन्हीं के अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे, सुरेंद्र जी जाके उनके खिलाफ बैठ जाते थे, धरना देते थे। ये इनको नहीं दिखाई देता। सुभाष जी, वो आपके नेता ने एक बयान दिया था रात 12 बजे वाला, सुना था?
बिल्कुल सुना था सर। और आपको दुख हुआ? जी जी बिल्कुल सर, मेरे नेता ने जो बयान दिया था वो किस संदर्भ में दिया था सर, आपको भी पता है? अखिलेश यादव जी की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, न कि पूरे अहिरों की कम्युनिटी बुद्धि के बारे खुलती में है। कहा था, अखिलेश जी का तो नाम ही नहीं लिया था। वो संदर्भ में, जिस संदर्भ के अंदर सवाल लिया गया था, आपको उस बुरा नहीं संदर्भ लगा के ना? अंदर- मुझे बुरा क्यों लगेगा सर? उन्होंने पूरे हीरो कम्युनिटी बिल्कुल टारगेट ठीक नहीं किया बात था। कही आप। ये अखिलेश यादव जी को बुरा कर रहा है और आपको उनके बुरा नहीं लगा समर्थकों तो को हम बुरा लग लोगों रहा को है। पूछना भी नहीं चाहिए। मैं सर्वेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, शुक्रिया आपका। एक दिन पहले प्रियंका कक्कड़ कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल इज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, और उस देर शाम में पार्टी उससे पीछे हट जाती है। कारण? नहीं, ये पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता संजय सिंह जी, सांसद जी ने भी उनको कह दिया कि उन्होंने भावुकता में आके उस बयान को दिया, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी इस समय देश में मुझे समझ में नहीं आता कि प्रियंका कक्कड़ भावुक हो गई, जूही सिंह भावुक हो गई, नफरत की ये हालात किले कैसे अपने नेता का नाम उछाल देते हैं? नहीं, देखिए जरूर अपने पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं के प्रति जो लोग रहते हैं उनके अच्छे लोग हैं, अच्छे नेतृत्वकर्ता है, लोगों ने कह दिया, पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर तुरंत ही कर दिया था, तो उस बात को चर्चा में लाने का कोई मतलब भी नहीं है। बात हम कर रहे हैं इंडिया की, बात कर रहे हैं इंडिया से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से घबराई हुई है। जब 26 पार्टियों का गठबंधन बना तो 38 पार्टियों का एक समूह लेकर एनडीए, पहली बार एनडीए इतने साल में 10 साल में मोदी जी आए, जिसमें 24 पार्टियां ऐसी आई जिनके 0 सांसद थे। पार्टियां ढूंढी जा रही थी फोन कर करके कि क्या आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है तो आप एनडीए में आ जाओ। ये हालात हो गए थे, ये हालात हो गए थे उस एनडीए को जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते थे। इंडिया के बनते ही 2 इंडिया की मीटिंग्स हुई और सिलेंडर 200 रुपए। इंडिया अलायंस में आपका एजेंडा क्या है? है? मीटिंग के बाद ऐसे हुआ कि परिवारवाद का विरोध करने के आपका एजेंडा क्या होगा इंडिया अलायंस के भीतर? इंडिया अलायंस के भीतर देश के अंदर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, नफरत के फैल रहे हालातों को खत्म करना, और देश में इतनी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति। तो सर ये गठबंधन का संयोजक कौन चुनेगा? सीट शेयरिंग पर बात कौन करेगी? आपने तो नैतिकता की इतनी दुहाई दे दी, ये प्रैक्टिकल काम कौन करेगा? मीटिंग हो रही है और देखा ही आपने, आप किस तरीके से मीटिंग्स का 2-2 मीटिंग्स का असर ही देख रहे हैं। कैसे सिलेंडर 200 रुपये सस्ता मिलने लगा। अभी कल की मीटिंग का फैसला देखिएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की घबराहट पूरे देश को दिखने लगी है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है, देश के मूल मुद्दों पे काम किया नहीं है। अभी आप कल तीसरी मीटिंग होने वाली, आप इंडिया की एक मीटिंग। सर मीटिंग की बात अलग है, लेकिन जब जब पार्लियामेंट का सेशन होता है सर, तब ये बात जरूर है कि आपकी एक चूड़ी टाइट हो जाती है। अभी फिर सेशन होने जा रहा है, फिर आप ही टाइट किए जाओगे सर? ये लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये शुरुआत से इस पार्टी का इतिहास देख लेंगे, इस पार्टी की जो प्रमुख संस्था है उसके इतिहास से उठाकर देखेंगे तो वहीं से ये लोग संघीय ढांचे को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने की हर रोजाना सुबह से लेकर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर्वेश मिश्रा जी आपका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मतलब तो है मैं इस डिबेट को फिर से पहले मोड़ पर लेकर आता हूं और सुरेंद्र राजपूत जी से बात करूं उसके पहले मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बैठक शुरू हो चुकी है, वहाँ पर आज सुना डिनर भी होगा और कल सब चीज़ें डिसाइड भी होने वाली हैं। एजेंडा क्या है इस अलायंस की मीटिंग का? देखिए, अभी तो संयोजक की बात है, लोगों की बात है, पार्टी के प्रवक्ता, गठबंधन के प्रवक्ता चुने जाएं और ये कार्यक्रम को एक बनाया जाए कि हम सोशल मीडिया की कमेटी क्या होगी और किस तरह से आगे अलग अलग रहने तो वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर डिबेट करना थोड़ा प्लानिंग कमेटी क्या होगी। तो कई सारी चीज़ों पे डिस्कशन की बात आई है सामने जी। लेकिन जब हम लोग चर्चा करते हैं लखनऊ से बैठकर देश के इस महाबड़े गठबंधन की, तो बात ये करते हैं कि एनडीए बार बार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है और मोदी के सामने उस चेहरे की क्या स्थिति बनेगी, उसको वो बार बार अभी से जनता के सामने लाना चाहता है। बीजेपी फिर उस चेहरे को लेकर तमाम तरह की चीज़ें भी शुरू करेगी, इसीलिए शायद वो पूछती है कि भाई इनके यहाँ प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। ब्रजेश जी, ये लड़ाई जो इस देश में 26 बनाम 36 की शुरू हुई है,
अगर इसको आप उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे तो फिर यहाँ पर जो इंडिया है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो समाजवादी है और एनडीए उसकी तुलना में यहाँ सरकार में है, उसका पल्ला ज़्यादा भारी है। अब 80 लोकसभा सीटें जब आएंगी उत्तर प्रदेश की तो इंडिया का जो गठबंधन है, जिसमें अफवाह उड़ती रहती है बीच बीच में कि जयंत चौधरी गए गए गए, फिर वो लटक जाते हैं, रुक जाते हैं, आ जाते हैं, नहीं अभी हैं, अभी बोले वो कि अभी ये बीजेपी वालों को हराएंगे, लेकिन चुनाव आते आते पता नहीं क्या होगा। ये एनडीए गठबंधन को काफ़ी इसका खतरा है। देखिए आज कांग्रेस है अखिलेश यादव के साथ, राज और जयंत चौधरी की पार्टी है और चंद्रशेखर आज़ाद है, लेकिन इनके पास वोट कितना है? यूपी में वोट बैंक कम है। अगर अखिलेश यादव को हटा दीजिए तो बाकी एनडीए इंडिया के जो 3 दल हैं उसमें ज़्यादा वोट नहीं है उनके पास। दूसरी ओर बीजेपी ने राजभर को मिला लिया, निषाद उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल को वो ले आए, तो जातीय समीकरण में भी वो काफ़ी भारी होते जा रहे हैं। लड़ाई तो देखिए आंकड़ों से और जातीय समीकरण से ही तो साफ होगी चुनाव, और कैसे आप अंदाजा लगाया जाएगा। ब्रजेश जी, बीजेपी के पक्ष में आखिर में फिर एक माहौल ये बनता है कि साहब हिंदू और मुसलमान, धर्म, हिंदुत्व, ये इस पर बात आ जाती है कि बीजेपी कुछ नहीं करत है, लेकिन मुसलमानों को डरा के रखिए, ठीक रखे भैया, हिंदू सब एकजुट हो जाओ, नहीं खतरा आ जाएगा। चुनाव में भरभरा के वोट दे देते हैं भाजपा को। तो बीजेपी के पास बहुत सारे हथियार हैं, उनके पास चेहरा है, मोदी का 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी हिंदुत्व के चेहरे हैं। यहाँ पर ये समस्या आती है विपक्ष के सामने। हिंदी भाषी राज्य में अगर खरगे जी संयोजक बनते हैं तो उनकी शायद उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं होगी। शरद पवार अगर महाराष्ट्र के बनते हैं तो उनका उत्तर प्रदेश में कोई पकड़ नहीं है। अखिलेश यादव काफ़ी अभी नए हैं, उनके सामने वहाँ काफ़ी सीनियर लीडर हैं, पता नहीं वो बनेंगे कि नहीं संयोजक, तो भाई अभी थोड़ी समस्या है। फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग आते हैं। तो ब्रजेश जी, चुनाव तो देखिए समीकरण, जाति और एजेंडा, हिंदुत्व का हथियार, धर्म का हथियार, जातियों का समीकरण, इनसे लड़ा जाएगा। ये जरूर है कि बीजेपी को चुनौती इस बार बड़ी मिलेगी जी। पिछले 2 चुनाव में सब अलग अलग लड़े, मायावती भले थी साथ में, लेकिन 15 लोकसभा सीट आई उत्तर प्रदेश में। अब की मायावती अलग कह रही कि हम न जाएंगे तुम आपके साथ, ना आपके साथ। तो ये जो मामला है ये दर्शाता है कि बीजेपी को थोड़ा अभी अपर हैंड मिलेगा। अभी विपक्ष को और मेहनत करनी है, क्योंकि बूथ पर भी इनके कार्यकर्ता वोट डलवा लेते हैं। वहाँ पर सपा को छोड़ के यूपी में कांग्रेस के पास बड़ा कोई संगठन नहीं है, आरएलडी का संगठन 1, 2, 4, 6 जिलों में है। तो वो बातें जो आती हैं कि आखिर का रिजल्ट क्या होगा ये तय करेगा। गठबंधन तो भारी भरकम है और बड़ा बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब दूसरी एक बात और कह दें कि मुसलमान करते हैं, बीजेपी तो मुसलमान को मिला रही है कि हमारी पार्टी में आओ, 4 TMLC बना दिया, मुसलमान को मंत्री भी बना दिया, पसमानदा की बात कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिए। हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। अब जिसको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहे, जो कभी कुछ रहे नहीं, वो बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। तो बीजेपी को परहेज नहीं है, अगर दे रहे वोट तो ले लो, क्योंकि बात सरकार बनाने की है। फिर देखा जाएगा, जब 5 साल आ जाएगा फिर अपना अली बजरंग बली कर लेंगे। तो ब्रजेश जी, जो अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 4-5, अभी उसमें पता लग जाएगा क्या स्थिति है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर गठबंधन की स्थिति साफ करेंगी। लेकिन ये बात बीजेपी भी स्वीकार करती है कि इंडिया जब से कर्नाटक जीती कांग्रेस, भले चुनाव जो स्थिति बनाए आगे, लेकिन उसका मोराल बढ़ गया और इंडिया ने और बढ़ा दिया।
तो अब विपक्ष के नेताओं को एक मंच तो मिला ही, 10 साल बाद बीजेपी के सामने लड़ने का एक मिला। छोटे छोटे नेता भाई वो कहाँ बीजेपी के हिंदुत्व से नहीं लड़ पाएंगे, ज़्यादा उछले कूदेंगे, सीबीआई ईडी का डर अलग सताता है। तो यहाँ अभी बहुत कुछ संभावना दिखती नहीं। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, नेताओं को अपनी अपनी बात कहनी चाहिए और कहते भी हैं, कहते हैं इस देश में जनता सबसे बड़ी है। अभी कह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव कराओ, अभी एक बात सुबुगाहट आ गई है जी। तो अभी एक कंकड़ फेंका है नदी में, देखो कितना उछाल आता है। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो दौर है दुनिया का उस दौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। और दिल्ली से हम ही करें अमन की बोली, और यारो तो तुम भी कभी लाहौर से बोलो। और आप ही दूल्हा आप बराती जिंदाबाद, और जितने साथी सब खैराती जिंदाबाद। और दिन दो दिन और यह पागल फौजें पोरस के सारे हाथी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आज शेर और कविताओं का बड़ा जोर है। बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, मुंबई में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक जारी है और उसमें कई एजेंडे महत्वपूर्ण हैं और इसी बीच संसद का विशेष सत्र मोदी सरकार ने बुला लिया है। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच उम्मीद है कुछ बड़ा होगा। क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, जो 5 प्रमुख मुद्दे हैं उनका जवाब इंडिया अलायंस से देश को चाहिए। पहला, संयोजक कौन है? दूसरा, आप इसमें आपसी तालमेल कैसे करेंगे? तीसरा, आपके गठबंधन का मोटिव क्या है? चौथा, आपका लोगो, झंडा, एजेंडा। और पांचवा, संयोजक। पहला भी संयोजक और पांचवा भी संयोजक। ब्रजेश भाई, मैं सीट शेयरिंग, सॉरी सीट शेयरिंग मैं लिख कर लाया था, मेरे से ही रिपीट हो गया। सीट शेयरिंग। हाँ, हम आपको 3-4 चीजें बता दें। जब आप अहंकार से लड़ने की बात करते हैं तो अहंकार आज मुझ पर दूरबीन लगा के नजर रखें। तो अहंकार और मायावी शासन के खिलाफ हम अहंकार से नहीं, हम विनम्रता से लड़ रहे हैं। इसलिए ना तो हमें सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होनी है, ना हमें अपना संयोजक चुनने में या कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में प्रॉब्लम होनी है, ना ही हमें अन्य किसी मुद्दे पर प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि सामूहिक रूप से हम बात करना चाहते हैं। आपके सामने कल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ों का जवाब भी आ जाएगा। रही बात सीट शेयरिंग की, तो मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुतालिक हम लोग 80 सीटें लड़ेंगे। इंडिया का गठबंधन 80 सीट लड़ेगा। आपकी पार्टी कितना लड़ेगी? सुन लीजिए, मैंने कहा ना, इंडिया 80 सीट लड़ेंगी। अभी अनिला जी ने बड़ी मजेदार 2-4 बातें कही। मैं अनिला जी को एक बात का जवाब दे दूं, हमसे बड़ी हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई वो पटना में सत्तू खाया, बेंगलोर में ये खाया, और क्या नाम यहाँ पर वो खा। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैटरिंग सर्विस खोल ली है। भारतीय जनता पार्टी कैंपिंग एंड कैटरिंग एंड सर्विसिंग की एक एजेंसी हो गई है। अरे भाई, हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन हमने 2 बार खाया अनिला जी, 200 रुपया कम करा लिया सिलेंडर का। अब आप जो है जान लीजिए, इस गठबंधन जैसे ही तीसरी बैठक खत्म होगी, 1 हफ्ते के अंदर आप डीजल और पेट्रोल का प्राइस भी कम करने के लिए मजबूर होगे। जैसे ही हमारी तीसरी बैठक खत्म होगी, आप किसानों की सम्मान निधि भी बढ़ाओगे। लिख लीजिए आप इस चीज को कहीं। सर, आपके एक समर्थक का सवाल आया है मेरे पास जी, फेसबुक पर पूछ रहे हैं, कौशलेंद्र सिंह बहराइच से जी, कि सुरेंद्र राजपूत को जूही सिंह से साफ साफ कह देना चाहिए कि 21 सीटों से कम पे नहीं मानेंगे। देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि 21 सीटों की तो बात आप गजब है, दर्शक भी हमारे पूछते एकदम पिन पॉइंटेड। कौशलेंद्र भाई को बहुत साधुवाद। हम तो कह रहे हैं कौशलेंद्र भाई, हम तो 80 सीटों पर कह रहे हैं, उनसे साफ साफ कहो कि अरे बिल्कुल, हम जूही जी से साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो 21 कह रहे हैं कि अपनी कांग्रेस की हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बात बहुत क्लियर है। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमें एक बात कहनी है खाली, कि साहब भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है। अभी कह रहे हैं कि साहब हमारे पास मोदी जी हैं, तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं ब्रजेश जी, 1975 में पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे का। उसमें वेस्ट इंडीज जीती थी, क्लाइव लॉयड उसके कप्तान थे। दूसरा 79 हुआ, उसमें भी वेस्ट इंडीज जीती, क्लाइव लॉयड कप्तान थे। तीसरा वर्ल्ड कप 1983 का जो हुआ था, उसमें इंडिया जीती थी, कपिल देव कप्तान थे। और कपिल देव की टीम में सीनियर लोग थे, सुनील गावस्कर थे, दिलीप बेंकर थे, संदीप पाटिल थे, महेंद्र अमरनाथ थे। आप ये जान लीजिए कि ना तो क्लाइव लॉयड के बल्ले से रन बने थे, और क्लाइव लॉयड की उम्र भी हो गई थी। उसी तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी जी जीते,
क्लाइव लॉयड की तरीके से। 2019 में नरेंद्र मोदी जी जीते क्लाइव लॉयड की तरीके से। तीसरा जो है अब की बार इंडिया जीतेगा तय है, क्योंकि क्लाइव लॉयड के बल्ले से रन बनने बंद हो गए। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सुन लीजिए सर, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बेंगलोर ने दे दिया है, कर्नाटक के चुनाव ने दे दिया है, हिमाचल के चुनाव ने दे दिया है। और नरेंद्र मोदी जी अपने इस वक्त जो प्रभाव की बातें हैं वो लगातार दर्शक की बात आपने नहीं मानी जो आपका समर्थक है। जी मैंने मान ली, तो मैं तो कह रहा हूं जूही सिंह से कह दो 21 लेंगे। हम कह रहे हैं जूही जी हम लोग 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओके 21 नहीं कह पा रहे हैं हम कह तो रहे हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। आप 21 बढ़ा के 80 बढ़ा। अनिला जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ इतना बड़ा अलायंस आकार ले लिया और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलें। जी नहीं, मुझे तकलीफ होती है ना बोलने में। सुरेंद्र जी ने कहा कि जैसा अनिला सिंह जी ने कहा है, लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने कैटरिंग सर्विसेज शुरू कर दी है और हमारे कैटरिंग का काम यही कर रहे हैं। हम ये तो कह रहे हैं खाओगे तो हमारे हाथ से खाओगे और मत खाओगे। दूसरी बात ये है कि आपने बार-बार बोले वो आप में एकदम इंटरप्ट नहीं किया, आपको सुनना चाहिए। अनिला जी बोलिए आप। बिल्कुल नो कमेंट्री सर। बिल्कुल जायकेदार मात खिलाएंगे इनको। दूसरी बात यह है कि अभी आपने बारंबार कहा कि आपके एक दर्शक ने पूछा, ये कहा कि सुरेंद्र जी आप जूही जी को बता दीजिए कि आप 21 सीटों पे लड़ेंगे। आपने बारंबार इनसे प्रश्न किया, ये क्या बोले, जूही जी हम 80 सीटों पे लड़ेंगे। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा जूही जी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर, हम 80 सीटों पे, हम 80। अरे हम यही तो बता रहे हैं आपको कि देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी विपक्ष के बड़े चेहरा हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल को यहाँ पे हेड कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील पर वो बैठे हुए हैं, गाड़ी INDIA की वो चलाएं, वो उनकी मंशा है। यादव के लिए सिंपैथी सब ठीक तो नहीं बोलने दीजिए, अरे बात तो पूरी करने दीजिए। पर हो क्या रहा है कि अब सुनने में ये आ रहा है दी फैमिली ऑफ कांग्रेस की उसके 3 मेंबर्स जो हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। अब फिर 3 लड़ गए तो डंका किसका बचेगा, कांग्रेस का बचेगा। अब बिल्कुल आ गए अखिलेश यादव जी, भाई ये कैसे होगा, प्रदेश मेरा, 111 विधायक मेरे, आपके मात्र 1-2 विधायक लेकर आप स्टीयरिंग व्हील पे कैसे बैठ सकते हैं। तो इन्होंने कहा चालू हो जाओ, इनके कार्यकर्ता शुरू हो गए। आपको इतना लाइव इंफॉर्मेशन कैसे रहती है कि ये बोला गया होगा और ये हुआ है, ये कैसे आपके पास इतनी लाइव इंफॉर्मेशन रहती है? बराबर हमारा सिस्टम वो हम तो तैयारी कर रहे हैं ना 24 के चुनाव की। ये तो अभी चाय नाश्ता खाना करे, पार्टियां कर रहे हैं, ये पार्टियां कर रहे हैं और हम जमीन पर तैयारियां कर रहे हैं। फर्क देखिए। दूसरी बात, अब थोड़ी संजीदगी की मैं बात करती हूँ आपको कि आपने देखा होगा, मैं किसी चैनल के सर्वे रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगी, अभी PEW का सर्वे रिपोर्ट आ गया, ठीक है। 10 में से 8 व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। G20 के जितने देश हैं वो बेहद पॉजिटिव है नरेंद्र मोदी जी के लिए। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो हमारे भारतवर्ष के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे हवा हवाई हो गया है क्या? अगर हम 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन गए, हवा हवाई हो गया है क्या? ये लोग तो आप मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि अब तो इनका कल तक डिसाइड हो जाएगा सब कुछ। आपको लगता है? अभी आप देखिएगा, अभी तो वहां पर क्या बोलते हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं। अब किसी और कितने रुपए प्लेट है ये तो बता दीजिए। ना बीच में। ओके, शुक्रिया आपका। जूही सिंह जी को मैं डिबेट में आमंत्रित करता हूँ। जूही सिंह जी, बड़ी लाइव इन्फॉर्मेशन आपकी पार्टी के बीच इनके पास रहती है। ये लोग जासूसी एजेंसियां सच में हुआ है जिसका क्लेम कर रही हैं वो? ब्रजेश जी, जासूसी एजेंसियां हायर की होंगी। अब इनको आज का मेन्यू पता है कि क्या खाया जा रहा है, तो मैं क्या कह सकती हूँ भाई। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमसे तो ये पूछ रहे हैं कि हम कितनी सीटें सुरेंद्र जी को देंगे, क्या जो ओम प्रकाश जी को क्या ये मंत्री बनाएंगे, कितनी सीटें ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को देंगे। हमारे अभी भाई यहाँ बैठे थे, मैंने तो नाम भी ले लिया, ये खुद ही बोलने लगे कि हमने मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे, हमने उनको गालियां दी। तो अनिला जी का इस पर क्या स्टैंड है कि आपके मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री को, जो अभी पिछले चुनाव में एक व्यक्ति ने इतने अपशब्द किए, एक पार्टी ने इतने अपशब्द कहे,
है वो आज आपकी अलायंस में है और वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं घोसी में। तो वाह ऐसी पार्टी को भाई मेरा प्रणाम। लेकिन हमारा अलायंस स्ट्रांग है, हम मुद्दों पर लड़ेंगे। हमें इनसे कोई मतलब नहीं कि अनिला जी आज क्या डिनर कर रही हैं, सुभाषपा के लोग चाय पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। हमें काम करना है और ये भाई बूथ पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये इनको नहीं पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ घोसी में हो रही है वो चुनाव आयोग पर बड़े यूपी प्रश्न में इंडिया अलायंस किसके नेतृत्व में लड़ेगा, आपकी पार्टी के या फिर सुरेंद्र राजपूत की पार्टी के नेतृत्व? ब्रिजेश जी हम सबकी अलायंस के नेतृत्व में लड़ेगा। ये एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ रहा है ये हमें बता दें। जी जी नहीं आप ही बता दें मैडम, आपको सभी कुछ पता है। तो क्या बाकी लोग एनडीए में उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई नाम नहीं, एक ही नाम आपके लिए है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है, ये आप कह दीजिए। किसी प्रदेश का भी कोई मतलब नहीं है। जब अनिला सिंह जी को मैं जब भी डिबेट में बुलाता हूं तो वो एक व्यक्ति के लिए बड़ी फिक्रमंद रहती हैं, जैन चौधरी के लिए। वो आपके यहाँ सही सलामत हैं? उनके इलाके के हैं। बोलिए जूही जी, सही ठीक सलामत तो हैं आपके यहाँ? बिल्कुल सही सलामत हैं और साथ हैं। आज बम्बई में हैं, वैसे अनिला जी के इलाके के हैं, क्षेत्र के हैं, इसलिए अच्छा वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या पॉलिटिकल इक्वेशन है। जरूरी है, कोशिश मैं नहीं पूछ रहा था तो मुझसे कहने की जूही सिंह से पूछिए। अब ब्रिजेश जी कोशिश ये कर रही होंगी, अभी कामयाब नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में देखिए इन्होंने क्या किया, अराजकता और भ्रष्टाचार की हद। मध्य प्रदेश में क्या किया, जनादेश का अपमान आप तो क्या आप ये एश्योरेंस दे रही हैं कि सीटों की शेयरिंग की कोई समस्या यूपी में नहीं आएगी? मैं एश्योरेंस 100% दे रही हूँ कि कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में अखिलेश यादव जी एक बड़ा दल समाजवादी पार्टी है और हम बड़ी सोच रखते हैं। हमारा लक्ष्य बड़ा है, वो है कि हम अपने संविधान को बचा रहे हैं, जिनको ये सत्र बुलाकर फिर देखिए आने वाले समय में कुछ टर्बुलेंस होंगे, आप उसके लिए तैयार हैं? टर्बुलेंस तो इनकी अलायंस में होते रहते हैं। बताइए राजभर जी पहले इनके साथ थे, फिर इधर आ गए। मैं तो घोसी के चुनाव में बात कर रही हूँ, पता नहीं इनके कितने वर्कर्स अब समाजवादी पार्टी को वहां सपोर्ट कर रहे हैं, इनको ग्राउंड पे पता करना चाहिए। मैडम कोई माने ना माने लेकिन ओम प्रकाश राजभर सेंटर स्टेज पे है, हर कोई उनकी चर्चा करता है। धन्यवाद आपका। मैं जेपी सिंह को आमंत्रित करता हूँ, मुंबई से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं जेपी सिंह जी। तो क्या ये 5 एजेंडा तय हो जाएंगे, संयोजक, कोऑर्डिनेशन, गठबंधन, लोगो, झंडा और सीट शेयरिंग? ब्रिजेश जी सबसे पहले मैं ये जितने भी प्रवक्ता हमारे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हैं इनके पास बहुत सारे मेनू हैं, बहुत सारे लोग दूसरे पार्टियों के दिल की बात है, लेकिन मैं ऑफिशियल आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर सर बता ही दो। आज तो मतलब खाने पे ही मन कर रहा है सर, इसके बाद तो सिर्फ डिनर होगा सर। जी जी ब्रजेश जी, कल मुंबई में जो 4 अहम बिंदुओं पर जो है कल मुंबई में शुरुआत होगी। सारी मीडिया, करीब देश दुनिया की मीडिया इसको कवर करेगी। उसमें सबसे पहले जो डेलीगेट्स आए हैं उनकी ग्रुप फोटो सेशन होंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे के आसपास एक लोगो अनवील किया जाएगा, जो इंडिया का लोगो होगा, जो पूरे देश में मतलब अलायंस का लोगो जारी किया जाएगा, जिसमें 28 पार्टी, 64 नेता, 63 नेता और करीब तीसरी ये बैठक है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद एक डेलीगेट्स का लंच होगा, जो पहले शरद पवार देने वाले थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी एमपीसीसी और एमआरसीसी उसे होस्ट करेगी। यानी आज उद्धव ठाकरे लंच डिनर दे रहे हैं, कल कांग्रेस पार्टी डिनर देगी, एक लोकसभा लंच देगी, एक लोकसभा सीट है कांग्रेस पार्टी के पास 2019 में। और उसके बाद इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। करीब मैं आपको बताऊं कि 63 नेताओं के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठेंगे, 12 से 15 लोग बैठेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कोई क्लोज डोर मीटिंग भी होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, क्लोज डोर मीटिंग आज 11 बजे से लेकर 11:30 बजे हयात होटल में है। ये क्लोज डोर मीटिंग, यहाँ मीडिया इनवाइट नहीं है, लेकिन आधे पौने घंटे की ये क्लोज डोर मीटिंग आज होगी। और कल सुबह 8:30 बजे की भी एक इनकी इंटरनल अनौपचारिक बैठक है। यहाँ ब्रिजेश एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। पूरे देश में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है। यूपी के बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटक है। आप देखिए कि पहली बैठक इनकी पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी महाराष्ट्र में हो रही है, क्या चौथी उत्तर प्रदेश में होगी? चौथी बैठक इनको वहां करनी है जहां पर इनके लाइक माइंडेड सरकारें हैं या इंडिया की सरकारें हैं। तो क्या नेक्स्ट आयोजक का नाम अखिलेश यादव है?
जो बिल्कुल हो सकते हैं। अखिलेश यादव के यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में हो सकती है, या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी इनकी चौथी बैठक हो सकती है, क्योंकि इनको एक चीज इंडिया को अच्छे से पता है कि इनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हो भारतीय जनता पार्टी, इनकी प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं है। एक विषय है जिसका ब्लॉकेज है, हम लोग इसका समझ नहीं पाए हैं, सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या इसी बैठक में तय होगा या फिर आगे? बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है इसी बैठक में तय होना है। कौन सी पार्टी को कितनी सीट उनके राज्य में मिलेगी ये इसी बैठक में तय होना है। लेकिन उसके पहले अहम दो विधानसभा चुनाव है। अब आप देखिए कि कांग्रेस दोनों विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, और वो छोटी पार्टी को कैसे एडजस्ट करेगी विधानसभा में, या ये कहेगी कि विधानसभा चुनाव के बाद हो जाने दीजिए, उसके बाद इंडिया जो है वो लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग करेगी। तो ये काफी हेज पे कोई फार्मूला ये लोग बनाएंगे या फिर प्रदेश स्तर पर ही अपना तय कर लेंगे, कुछ ऐसा? जी देखिए, बिल्कुल जो अंदर की खबर है, आज जो दिन भर उठापटक चली है उसमें एक फॉर्मूला तय होना इनके लिए मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी है। एक लोगो तय होना, एक झंडा तय होना, और साथ ही साथ संयोजक तय होना, संयोजक तय होना, और सीट शेयरिंग को लेकर पहली बातचीत तय होना, ये सब कल। आपका धन्यवाद जेपी सिंह जी। देखिए, जब जेपी सिंह एक बेहतरीन टीवी रिपोर्टर हैं, बहुत कम समय में उन्होंने कितनी ढेर सारी अहम जानकारियां बजाय किससे कहानी डायलॉग के सुना डाली। एक पत्रकार की यही खासियत होती है। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुभाष चंद्र यादव एसबीएसपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये सपा वाले क्यों आप लोग के पीछे पड़ गए, विशेष तौर पर आपकी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के? असल क्या प्रॉब्लम है इनको? असल में सर क्या है ना कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बन चुके हैं। बिल्कुल, मानता हूं। और जाहिर सी बात है कि जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का हिस्सा बनी, तब से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। इनको अभी से इनका हार का डर सताने लग गया है। सपा के जो सुप्रीमो है और इनकी जो पार्टी के बाकी जहां से आए थे वहीं चले गए, तो ये क्यों बौखलाएंगे? नहीं, बौखलाए हुए सर, तभी तो सुबह जब इनकी होगी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेंगे, दोपहर होते होते अरविंद राजभर जी का नाम लेंगे, देखो शाम होते अरुण राजभर जी का नाम नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी। ये समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व भूल गई कि 2017 में क्या थे, और हमारे बलबूते पूर्वांचल के अंदर आके 111 के ऊपर पहुंच गए और आज अपनी औकात भूल जाते हैं। ये असल में वास्तविकता है कि समाजवादी पार्टी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है सिर्फ और सिर्फ, और समाजवाद है ही नहीं। ये पिछड़ों और दलितों की ही बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों और दलितों को ठगने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने किया है। अच्छा, परिवारवाद है सपा में परिवारवाद है? समाजवादी पार्टी परिवार, आप ये मुझे बताइए कि कल को समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के बाद में कोई कार्यकर्ता बनेगा? जोई सिंह जी बनेंगे, आप बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, जोई सिंह जी, आप मुझे बताइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं क्या इसी डिबेट के अंदर? पूरे भारत देश के नागरिक देख रहे हैं, भारत समाचार एक प्रतिष्ठित चैनल है। आप मुझे बताइए, आप क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं? आप नहीं बन सकती। जोई सिंह का पदनाम लिख दिया जाए पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा। समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास करती है, समाजवादी पार्टी सिर्फ बदायूं कुंडे का विकास करती है, समाजवादी पार्टी सिर्फ मैनपुरी का विकास करती है। बाकी और इनको अगर एक एक करके हम लोग बात करेंगे तो बहुत अच्छे से डिबेट कर पाएंगे। पार्टी के पेट में पूरा गड़बड़ मच रही इसी वजह से। पूरी तरीके से आपकी जो तकलीफ है मैं समझ रहा हूँ, दवाई असर कर रही है, दवाई असर कर रही है। तो क्या आप लोग इनकी दवाई करना चाहते हैं? काय पड़े हैं? ये एनडीए वाले आज खाने के पीछे क्यों पड़े? एक के पेट में हो रहा है, क्या है ना, सुरेंद्र राजपूत जी की और जोई सिंह जी की बौखलाहट। सर ये तो अच्छा है, बौखलाहट दिख रही है, ध्यान रखता है सर। ये बौखलाहट दिख रही है सुरेंद्र राजपूत जी की और जोई सिंह जी की। ये बौखलाहट इस बात का प्रतीक है कि 2024 के चुनाव के अंदर ये 80 के अंदर जो 80 का सपना देख रहे हैं, ये जीरो पे सिमटने वाले हैं। सवाल ले लो, अभी पहले घोषित जीत लो, उसके बाद बात करना। अगर दारा सिंह हार गए तो? दारा सिंह जी 2022 की अपेक्षा इस बार अत्यधिक मतों से जीतने वाले हैं सर। इसको कोड लिख लीजिए आप अच्छी तरीके से। मैं 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को काउंटिंग आ जाएगी, मैं फिर बैठूंगा और अपनी बात पर कायम रहूंगा। आप दिलचस्प प्रवक्ता हैं, आपको जरूर बुलाऊंगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर्वेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सर्वेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सीट शेयरिंग का मामला कमोबेश हर राज्य में फंसेगा? अभी देखिए लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। सुरेंद्र राजपूत इतना भी नहीं कह सके जूही सिंह को कि 21 सीटें चाहिए। आपसे जानना चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में भी तो मामला फंसेगा? नहीं, सुरेंद्र जी एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से आपके टीवी डिबेट में, जिसका काम ही इंडिया अलायंस जो कर रहा है, उसको कैसे वो टीवी डिबेट्स में बता सकते हैं कि कितने सीट्स का बंटवारा कहाँ पे होगा? ये निश्चित तौर पे समझिए
कि इस समय इस देश के असली मुद्दों से मतलब किसी को है तो इंडिया को है। ये इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई है 28 और 38 की लड़ाई नहीं है, ये इनके बीच लड़ाई नहीं है, ये संविधान को मानने और संविधान को मारने वालों के बीच लड़ाई है। सर मैंने बहुत राजनीति देखी है, बहुत चुनाव देखे हैं, वालों के बीच अंत में बात सीट शेयरिंग पे ही फंसती है, झंझट वहीं होता है। आप देखिए किस तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अलायंस बैठ के बात कर रहा, सभी चीजों का समाधान निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी कहां से डरी हुई है, आप देख रहे हैं किस तरीके से डिनर पालक पनीर की बातें करने पे आ गई है। आप अच्छा, देखिए ये डिश तो नहीं बताई थी, चलो ये भी आ गई, ये भी आ गई, हवा में हो गए हैं वो लोग, ये भी आ गई। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश मिश्रा जी, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस बेहद महत्वपूर्ण डिबेट में आप सबने शिरकत की, खाने पर और राजनीति पर भी काफ़ी बातें की। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया, और आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।